नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश इस समय एक बड़े संकट से गुजर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी आवाज जरूर सुनाई दे रही है। जी हां, आज महीने का आखिरी रविवार है तो नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विधिवत प्रसारण किया गया। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मन की बात के प्रसारण का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, देश भर में बीजेपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर बाकायदा अपने साथियों के साथ पूरे श्रद्धा भाव के साथ मन की बात को सुनते हैं और उसके बाद गदगद होकर प्रतिक्रिया भी देते हैं। इन सब के वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही हैं, आप देखते ही हैं। कभी मोदी जी पीएम ना रहें तो वे प्रवचन देने का काम भी शुरू कर सकते हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो ही चुकी है। खैर, मोदी जी पीएम की कुर्सी से उतरकर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी वो पीएम हैं यानी प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर है कि उनसे ही उम्मीदें रहेंगी भी कि वो देश को बताएं कि आखिर पहलगाम के पीड़ितों को न्याय किस तरह मिलेगा और देश किस तरह सुरक्षित रहेगा। पुलवामा में 40-45 किलो आरडीएक्स कैसे आया था, ये बात 6 साल बाद भी पता नहीं चल पाई है। अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि पहलगाम तक बंदूकें लेकर आतंकवादी कैसे पहुंच गए। बताया गया है कि करीब 22 घंटे जंगल में चलकर आतंकी पहुंचे थे। तो क्या इतने लंबे वक्त तक भारत की सीमा के भीतर आतंकी चलते रहे और सुरक्षा बलों को, खुफिया एजेंसियों को कुछ भी पता नहीं चला? जम्मू कश्मीर में आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? मोदी जी ने कहा है कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। यह बात कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अच्छी बात है कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पीड़ित परिवारों को आपने न्याय का भरोसा भी दे दिया है, लेकिन यह सब करने के लिए साहब आपको सामने तो आना ही चाहिए। अभी तो मोदी कहां है पता ही नहीं है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान और बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी की मुलाकात हुई। जाहिर है कि उनके बीच पहलगाम मुद्दे पर ही चर्चा हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इससे पहले आप जानते हैं कि सर्वदलीय बैठक भी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ही हुई थी, यानी राजनाथ सिंह ही यहां पर्दे के बाहर हैं, पर्दे के पीछे नरेंद्र मोदी हैं। जब मोदी जी नोटबंदी और जीएसटी की घोषणा वित्त मंत्री को नहीं करने देते, ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए रेल मंत्री की जगह खुद आगे आते हैं, विदेश मंत्री से ज्यादा खुद विदेश जाते हैं, तब देश की सुरक्षा के मसले पर सारा दारोमदार जो है वो रक्षा मंत्री पर ही क्यों छोड़ा है? क्या इन बैठकों में मोदी भी शामिल होते तो देश में अच्छा संदेश नहीं जाता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं? लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि मोदी देश को कुछ और ही संदेश देना चाहते हैं। इधर पहलगाम पीड़ितों के जख्म भरे नहीं हैं और उधर मुसलमानों से नफरत का इजहार जोर पकड़ रहा है। कश्मीरी छात्रों, दुकानदारों को निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, मोदी उस पर भी जवाब नहीं दे रहे। इस बीच यूपी में सपा सांसद रामजी सुमन के काफिले पर आज करनी सेना के लोगों ने टायर और टमाटर फेंके, जिसमें काफिले की गाड़ियों का नियंत्रण बिगड़ गया और वो आपस में टकरा गईं। गनीमत है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के शासन में सुरक्षा और कानून व्यवस्था कैसे चंद लोगों ने मुट्ठी में कैद कर ली है, ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसका एक उदाहरण है। एक सांसद के काफिले पर जब ऐसा हमला हो सकता है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा, ये सवाल उठता है। लेकिन बीजेपी को इन सवालों से मतलब नहीं। इस समय वो देश को बांटने वाली राजनीति को और धार दे रही है। अब इतिहास के किताबों की ही बात कर लें। इतिहास की किताबों से मुगल इतिहास को हटाया जा रहा है। आप सुने होंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ के तहत एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की किताब में अब मुगल काल पर चैप्टर नहीं होंगे। उनकी जगह अब मगध, मौर्य और शुंग सातवाहन जैसे प्राचीन राजवंशों पर नए चैप्टर शामिल किए गए हैं, जो कि भारतीय लोकाचार पर केंद्रित हैं। इसके अलावा नई किताबों में प्रयागराज में आयोजित 2025 महाकुंभ मेले का संदर्भ भी शामिल किया गया है और साथ ही इसमें विभिन्न चैप्टर्स में कई संस्कृत शब्दों को भी शामिल किया गया है।
और ऐसे शब्द हैं जैसे जनपद है, साम्राज्य है, अधिराज है, राजाधिराज है, ऐसे शब्दों को भी शामिल किया गया है। यानी वर्तमान को बीजेपी संभाल नहीं पा रही है तो अब इतिहास पर आक्रमण करके अपना भविष्य सुरक्षित करने की फिराक में है। और इस बीच बीजेपी का प्रचारक मीडिया भी काम पर लगा हुआ है। कुछ बड़ा होने वाला है जैसी हेडिंग्स के साथ मीडिया यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मोदी पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ही एडवाइजरी है कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण न करें। रक्षा अभियानों या बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार का रियल टाइम कवरेज, लाइव प्रसारण या सूत्रों पर आधारित जानकारी का प्रकाशन नहीं किया जाए, ये कहना है आईएनबी मिनिस्ट्री का। लेकिन फिर भी धड़ल्ले से सूत्रों के हवाले से खबरें दौड़ाई जा रही हैं। जाहिर है कि उन्हें हर हाल में मोदी को एक्शन में दिखाना है, लेकिन एक्शन में दिखाने के लिए मोदी का सामने आना भी तो जरूरी है। और इस बीच मोदी को लेकर अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। आज ही एक बयान आया है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चौकीदार से लेकर तमाम बातें, तमाम सवाल उन्होंने पूछ डाले। जरा उनके इस बयान को सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आपको तो आना चाहिए था, वो सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी प्रेम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुनिए। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि आखिर मोदी क्यों शांत हैं, क्यों गुपचुप हैं। सुनिए पहले अविमुक्तेश्वरानंद को। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहां थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहां तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहां है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को अब। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आप सुन रहे थे। आइए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा करेंगे कि आखिर मोदी क्या किसी गुपचुप रणनीति को अंजाम देने में लगे हैं, या उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इस मुश्किल वक्त में खुद को कैसे पेश करें। क्या है मोदी के इरादे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाऊं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, इस वक्त हमारे 4 साथी मौजूद हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। और पहलगाम का मामला गंभीर मामला है, चर्चा खूब हो रही है, चारों तरफ 2 भाग में बंट चुका है पूरा का पूरा मामला।
एक अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, दूसरा देश के अंदर है जिसमें सुरक्षा का सवाल है। लेकिन इन सब के बीच ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी आखिर गायब क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सीडीएस की मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं होती है, हाँ ठीक है, सीडीएस की मुलाकात होनी चाहिए रक्षा मंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री से भी तो मुलाकात होनी चाहिए। और ऐसे ही प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम कम से कम एक संबोधन तो देना ही चाहिए। इतनी बड़ी घटना घट गई, भारत और पाकिस्तान आमने सामने की स्थिति में आ गए हैं और उसके बाद आप बिल्कुल खामोश हैं, सिर्फ मन की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? शुक्रिया राजीव जी। जो घटना घटी पहलगाम में, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देश अपेक्षा कर रहा था कि एक ठोस एक्शन के साथ सरकार आएगी। सरकार ने चूंकि तुरंत ऐलान कर दिया, देरी नहीं की ये बताने में कि हमला पाकिस्तान की ओर से हुआ है, तो पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए, ऐसी सबको उम्मीद है। और इस उम्मीद को आगे बढ़ाने का काम, बढ़ चढ़कर बोलने का काम जो अब तक पोषित मीडिया कही जाती रही है, उसी ने किया। और युद्ध हुआ नहीं, लेकिन युद्ध होगा तो क्या होगा वो अंजाम भी दिखाने लगे। लेकिन इस बीच इन आकांक्षाओं को, उम्मीदों को, सही या गलत पर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आवाज उठ रही थी कि जवाब दो और युद्ध हो जाए और पाकिस्तान को बर्बाद कर दो और बदला लेना चाहिए, इस भावना के साथ जो जज्बा दिखना चाहिए सरकार का, दिखा ही नहीं। यानी हुआ यूं कि मोदी सरकार का मस्तिष्क काम करना बंद कर चुका है और शरीर हिल रहा है। ये स्थिति पैदा हो गई कि क्या करें। पाकिस्तान ने हमला किया, क्या पाकिस्तान ने हमला किया तो क्या करें भाई? चाइना ने किया तो आपने कुछ बैन लगाया, वो ऐप पर बैन लगा करके हो गया करारा जवाब। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का नारा भी झूठा हुआ, सबने देखा। यानी चाइना से लड़ने का शोर तो मचाया गया, लेकिन लड़ाई दिखी नहीं गई। उसी तरीके से पाकिस्तान से लड़ने का शोर तो मचाया गया, लेकिन लड़ाई किस रूप में दिखी है कि हम पानी रोक देंगे, और रोक देंगे तो पानी रोकने का ऐलान भी हो गया। लेकिन वो जो शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया कि पानी रोकने की क्षमता कहाँ है भारत में, वो पानी रखेगा कहाँ भारत में? ये जब ये क्षमता नहीं है, और ये ऐलान पहली बार नहीं, इससे पहले भी हो चुका है कि हमने पानी रोक दिया। ये भारत पाकिस्तान के साथ पहला ऐलान नहीं है, पहले भी हो चुका है। तो इस ऐलान से क्या करना चाहते हैं? क्या भारत के उन लोगों को जिनमें गुस्सा है आतंकी हमले के कारण, जो चाहते हैं कि ये घटना दोबारा ना हो, उसको बरगलाने का प्रयास है क्या? यही मूल बात है। और बरगलाने का प्रयास है तो क्यों है? जो अंध राष्ट्रवाद इन्होंने पैदा किया है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देने और एक सिर के बदले 10 सिर लेने और 56 इंची की छाती, इस तरह की जो अपनी सेल्फ ब्रांडिंग की है, अब वो सेल्फ ब्रांडिंग संभल नहीं रही है, इसीलिए उनको ये सारे झूठ और प्रपंच करने पड़ रहे हैं। सच ये है कि अब तक जब पाकिस्तान में, चाहे नवाज शरीफ की सरकार, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री रहे या उनकी पार्टी के कोई और प्रधानमंत्री रहे, जब वहां होता है, बीजेपी की जो पेच है उनके साथ मिलजुल करके खेलने की वो शुरू हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी यही हुआ था, बातचीत भी हो रही थी और उधर से करगिल भी हो रहा था। और अभी मोदी सरकार में भी यही दिख रहा है कि पाकिस्तान अलग से अपने यहाँ उसी चीज को कर रहा है कि हमने भारत को ऐसा कर दिया, भारत को वैसा नीचा दिखा दिया, और भारत में उसी तरीके से पाकिस्तान पर हो रहे। दोनों अपने अपने देश में राजनीतिक कोशिशों में। आपकी आवाज चली जा रही जी। मोदी जी जो हैं वो खामोश हैं। और जो पार्टी मीटिंग में, चाइना के समय तो उन्होंने मीटिंग की थी
और मीटिंग में जो बयान दिया था उसको वो लोग भूल नहीं पाते हैं। न कोई घर में घुसा है, न कोई घुसा हुआ है। उन्होंने चाइना की भाषा बोली थी, चाइना को बढ़त दिलाया था। चाइना ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे तरफ से तो न घुसा है न घुसा हुआ है, तो जो कुछ हुआ वही हमारी सीमा में आए थे तो हमारे सैनिकों ने जवाब दिया। तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने ब्लंडर किया था, इस बार के ऑल पार्टी मीटिंग में हम लोग सब सुनना चाहते थे, देश जानना चाहता था कि मोदी जी क्या बोलेंगे, तो वो आए ही नहीं। भाई जो होता है, मोदी जी ने पिछले बार जब घटना घटी थी पुलवामा में, तो एक दिन बाद आकर के श्रद्धांजलि दी थी। फिर भी लोगों ने कहा चलो श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आना, कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे लगे कि प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हो। केवल जाके चुनावी रैली कर रहे हैं, चुनावी रैली में बोल रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं और ऐसा बदला और वैसा बदला। अरे ऐसे समय में चुनावी रैली छोड़ना सबसे बड़ा संकेत होता है कि हम बदला लेने की सोच रहे हैं। जब आपकी प्राथमिकता चुनाव की रैली है तो आप क्या बदला लेने की सोच रहे हैं, ये बात है। इसके बाद जांच अब शुरू हो रही है। जांच जब एनआईए की जांच जब अब शुरू हो रही, तो आपने पहले पाकिस्तान को गुनहगार बता दिया। ये भी सवाल शंकराचार्य जी ने उठाया है। और उसके बाद इस घटनाक्रम में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध मिल रहे हैं, यह भी एक खतरनाक प्रवृत्ति है। और ये खतरनाक प्रवृत्ति खतरनाक राजनीति की उपज है। ये सारी चीजें साफ साफ दिख रही हैं। तो मोदी सरकार से सीमा के मोर्चे पर उम्मीद ज्यादा थी, क्योंकि 56 इंच बोल रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को उस रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। वो उम्मीद टूटती दिख रही है, और ये उम्मीद अब जितनी टूटेगी, लोगों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा जितनी उम्मीद टूटेगी। यहाँ क्या नरेंद्र मोदी थोड़ा फंस गए हैं पहलगाम के बाद, या कुछ गुपचुप तरीके से अगली तैयारी प्लानिंग चल रही है? दो बातें पैरेलल चल सकती हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीधे आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, क्या ये जो दो बातें हैं, एक क्या कहीं फंसे हुए हैं या गुपचुप तरीके से कुछ चल रहा है अंदर खाने, क्या माना जाए? देखिए राजीव जी, जो इंडियन स्टेट है वो बहुत ताकतवर है, और इस तरीके का हमला इंडियन स्टेट पे हुआ है तो प्रधानमंत्री कैसे भी हो, इंडियन स्टेट उसको ढो लेगा और इसका जो है जवाबी कार्रवाई भी होगी। लेकिन आज घटना का 5वां दिन है राजीव जी, और 5 दिन बाद सरकार की तरफ से जिसको कहा जाता है कि रेडियो साइलेंस है, खामोशी एकदम। प्रधानमंत्री सऊदी अरब से आते हैं और ना वो कश्मीर जाते हैं, ना वो ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, ना वो राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, वो बिहार चले जाते हैं जी। तो उनकी प्राथमिकता भी साफ दिखाई दे रही है आज भी। और बिहार से और आज के इसकी आप चर्चा कर रहे थे, उनके मन की बात के रेडियो प्रसारण की, दोनों ही में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया जी। कोई विशेषज्ञ ये कह सकते हैं कि रणनीतिक कारणों से नहीं लिया। पिछले प्रधानमंत्रियों ने इस रणनीतिक कारणों की परवाह नहीं की थी कभी भी। ये सर्वविदित है और भारत की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, एक पोजीशन है कि पाकिस्तान अपने अंदर आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म करे। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है। इसमें प्रधानमंत्री कौन सी रणनीतिक साइलेंस बरकरार किए हुए हैं कि 2 बार आप राष्ट्र के सामने आए हैं, एक बार रैली में और एक बार रेडियो प्रसारण के दौरान, और आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इसमें क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, वही जाने। लेकिन इस पूरे प्रकरण में
सबसे समझदारी की बात जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सरकार हो, विपक्ष हो, धर्मगुरु हो, कोई भी लोग, सबसे समझदारी की बात जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, सबसे समझदारी की बात उन लोगों ने की है। वो लोग गुस्सा हो सकते थे, उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा जायज होता, लेकिन उन्होंने समझदारी की बात की जी। उन्होंने भाईचारे को तोड़ने का काम नहीं किया, जो ये गोदी मीडिया करता है, लगातार कर रहा है। और ऐसे समय जब देश को एकजुट होकर एक बड़ी समस्या से लड़ना है, तब देश में नफरत फैलाई जा रही है, देश में भाईचारा खत्म किया जा रहा है, जिसकी संविधान चर्चा करता है अपने प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, कि ये काम है राष्ट्र राज्य का कि भाईचारा बना रहे, फ्रेटर्निटी बनी रहे, और उसको भी अगर आप नहीं मान रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक भी जांच चल रही है, लेकिन जांच कब तक चलेगी उसकी कोई मियाद नहीं है, और जांच वो एनआईए की जांच है, कोई कमीशन नहीं है। तो अभी तक आपने कोई संकेत नहीं दिया कि किसकी गलती है। किसी की तो चूक होगी, आपने ऑल पार्टी मीटिंग में मान भी लिया कि चूक हुई है, तो चूक किसकी हुई है? कोई अदृश्य शक्तियों की चूक हुई है? वो चूक किसकी हुई है वो तो आपको मालूम होगा ना, सिस्टम में जवाबदेही तय तो करनी पड़ेगी। एनएसए की तरफ से हुआ है, एजेंसियों की तरफ से हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से हुआ है, कहाँ से हुआ है? ये 22 घंटा का ट्रैक करके वो आ गए आतंकवादी और हथियार लेकर आ गए, और इतना बड़ा कारनामा अंजाम करने के लिए उन्होंने रेकी की होगी, उन्होंने ट्रेनिंग की होगी। ऐसा तो नहीं कि वो बंदूक लेके निकले हुए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पब्लिक जमा है, यहीं पे गोलियां चला दो, ऐसा तो नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ वो आए, उनका पूरा एक्शन दिखा रहा है कि उनकी पूरी प्लानिंग थी जी। आए, अपने आतंकवाद को अंजाम दिया और वापस चले गए। बिल्कुल। तो कितनी बड़ी चूक है, इसका कोई जवाबदेही कहीं तय होगी। पूरी दुनिया आपके साथ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो थोड़ा पहेलियों वाला बयान है, कल भी चर्चा उस पर हम लोगों ने की थी। पहेली उसमें यह है कि वो कश्मीर को एक विवादित स्थल बता रहे हैं इशारे में, कि हजारों साल से लोग लड़ रहे हैं, 1000 साल से लड़ रहे हैं। मुहावरे की भाषा के जरिए उन्होंने ये भी बता दिया कि कश्मीर विवादित जगह है, जबकि भारत ऐसा नहीं मानता है। तो और उन्होंने अपनी पोजीशन बड़ी सिक्योर कर ली, न्यूट्रल पोजीशन। ये ट्रंप, क्योंकि ट्रंप के बारे में आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं क्यों नाम ले रहा हूँ ट्रंप का, कि जब आप एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाएंगे, जब अगर आपने कोई भी ऐसा कदम उठाया कि जो इन आतंकवादी कार्रवाइयों का रिटेलिएशन हो, जैसा कि बालाकोट में किया था, तब आपको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता होगी। 2019 में था अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अभी भी मोदी जी ने 11 राष्ट्राध्यक्षों से बात की है, लगभग 30 राजदूतों से विदेश मंत्री ने बात की है। समर्थन है, लेकिन समर्थन की गारंटी क्या है? ये ट्रंप का जो बयान है वो थोड़ा पहेली नुमा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। दूसरी बात कि बांग्लादेश की स्थिति अब वैसी नहीं है जैसी पहले थी शेख हसीना के समय। जी। बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान समर्थित सरकार है। तो जब हम एक्शन करेंगे तो हमको ये सब बातें भारत सरकार को कंसीडर कर ही रही होगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जवाबदेही तो तय करें। कोई कॉन्फिडेंस तो जनता के बीच में आए कि हाँ, हमारी सरकार कुछ कर रही है। और इस बीच एक अच्छी खबर ये है
कि टूरिस्ट वहाँ वापस आ गए हैं, टूरिस्टों ने हिम्मत दिखाई है और वो कश्मीर में वापस दिखाई दे रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है हमारे साथी जलील राठौर जी से बेहतर और कौन बताएगा, क्योंकि वो खुद श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्हीं से समझते हैं कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है और कश्मीर को छोड़कर रेस्ट ऑफ इंडिया में जो चल रहा है उसका कितना असर कश्मीर में है, कश्मीर के लोगों में है। जरा आपसे समझना चाहता हूं जलील जी। अजय जी आदाब, और सारे को पैनल्स को और आपके जो दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से आदाब। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और ये सवाल इस वक्त के पस मंजर में, बैकड्रॉप में बहुत जरूरी है। यहाँ जो इस घटना का, इस जघन्य घटना का जो बाढ़ सहा है वो कश्मीरियों ने सहा है अपने कांधों पे, और वो उन लोगों ने सहा है जिनके प्यारे और सगे संबंधी इस घटना में मारे गए। लेकिन अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि जो एक अच्छी बात हुई कि जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है उनमें से किसी ने भी कश्मीरियों पर उंगली नहीं उठाई, बल्कि कई ऐसे बयान आए हैं कि दिल जज्बाती होता है और आंखों से पानी रुकता नहीं है। जैसे कि एक हमारी बहन है, उनके जो पिताजी की डेथ हो गई थी उसमें, तो उसने बताया कि मेरे जो 2 कश्मीरी गाइड या जो भी उसके असिस्ट कर रहे थे टूर में, तो उन्होंने उनको एक पल के लिए नहीं भी छोड़ा और उनके गम, सोग और जो भी कार्रवाइयां थी, लाश को ले आना था, जाना था, आना था, एयरपोर्ट जाना था, उसमें वो भाइयों की तरह उसके साथ टिके रहे। उसने कहा बेशक मैंने बाप को खोया है लेकिन बदले में मुझे 2 भाई मिल गए हैं। और इसी तरह की मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, इसी तरह की सारी मिसालें 26 के 26 लोगों की मिसालें उन्होंने ये साबित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली कश्मीरियों का जज्बा, कश्मीरियों की मोहब्बत और कश्मीरियों की मेहमान नवाजी देखी है। और ये जो चिरकुट लोग बाहर जिन्होंने तूफान बदतमीजी खड़ा किया है, उनको न कश्मीर से वास्ता है और न कश्मीर की उनको दूर दूर तक फनक है। मरे हमारे प्यारे भाई जो यहाँ आए हुए थे हमारे मेहमानों की सूरत में, और सोग हमारे दिलों में है अभी तक, और हमने उसका बरमला ऐलान भी किया है, इजहार भी किया है हर तरीके से जिस तरह यहाँ के लोग कर सकते हैं। और वहां बदले में उनकी पिटाई हो रही है, उनके परेशान किया जा रहा है, उनकी जानों को खतरा है, और लोग जहाजों में भर भर के, जबकि वहां से जहाज भर भर के टूरिस्ट के फिर आने लगे हैं यहाँ पे, वहां से साथ में उनके साथ वो कश्मीरी हैं जिनको बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। और इसको हल्का नहीं लिया जाना चाहिए। कश्मीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक दर्द सर था पूरे खित्ते के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर पाकिस्तान। लेकिन वो एलिनेशन जो लोगों में थी वही एक कामयाबी का राज था, जो अलहदगी पसंद या जो मिलिटेंट्स थे या जो सेपरेटिस्ट थे, उनका जो सपोर्ट बेस था वो एलिनेशन की वजह से पैदा हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता खासकर कांग्रेस के आखिरी दिनों में मनमोहन सिंह की सरकार ने जिस तरह की कार्रवाइयां यहाँ शुरू की या जिस तरह के उन्होंने कदम उठाए, उससे थोड़ा अमन की तरफ और उससे थोड़ा ये कॉन्फिडेंस होने लगा कि जो मुल्क की बाकी जमहूरियत है उसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी योगदान हो सकता है और हमें भी हिस्सेदारी मिल सकती है। लेकिन 5 अगस्त सन 2019 के बाद एक जंग सी छिड़ गई यहाँ के लोगों के साथ, और जिस तरह भी यहाँ के लोगों को नीचा दिखाया जा सकता है उस तरह की कार्रवाइयां की गई। न सिर्फ ये बल्कि माइनॉरिटीज, आप कश्मीर को एक तरफ छोड़िए, माइनॉरिटीज के साथ जिस तरह का सलूक रवा रखा गया है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, रिपल्सिव इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है। ऐसा नहीं, यहाँ तालीम की शरह बहुत है, लोगों की नजर खबरों में बहुत रहती है, और मुल्क भर में जो छोटे से छोटा वाकया हो जाता है उसके बारे में 2 मिनट में यहाँ के लोगों को पता चलता है। तो ये चीज जो है ये बहुत हद तक इम्पैक्ट करेगी आगे के कोर्स को। और दूसरा जो आपने थंबनेल चलाया है उसमें बात चल रही है कि पहलगाम का जो बाद का संकट है उसका क्या सिचुएशन है, उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। देखिए ये एक वाकया हुआ, जंगलों में से लोग निकल के आए, वो कहीं जमीन से तो फटे नहीं, उनकी माओं ने उनको जंगल में जन्म नहीं दिया और जाके हथियार उनके हाथों में थमा दिए। जब कोई मिलिटेंट इस तरह की कार्रवाई करने के लिए आता है तो उसके हाथ में सिर्फ बंदूक नहीं होता है, उसकी कम्बैट यूनिफॉर्म होती है, उसका किट होता है, उसका खाने पीने का सामान होता है,
आजकल का जो वॉरफेयर है इनका, उसमें आपको किसी के घर में रहने की जरूरत नहीं है। अभी के हाल ही के जमाने में अगर आप एंटी मिलिटेंट कार्रवाइयां देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके हाइड आउट्स कितने मॉडर्न हैं। जंगलों के बीच में उन्होंने गड्ढे खोदे हैं, उन्होंने गार खोदे हैं, जहां पे हर कोई चीज, हर कोई सुविधा है उनको। तो आप कश्मीरियों को इल्जाम नहीं दे सकते हैं कि वो उनको अपने घरों में पनाह दे रहे हैं। उनको पनाह की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने लिए ऐसे, ये जो वॉरफेयर है, मिलिटेंट वॉरफेयर, कुछ अरसे से इसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि आवाम में सपोर्ट बेस नहीं है। इसलिए वो लोग ऐसी स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है जहां पर वो अपने लिए खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जहां पे उनको खाने पीने का, पकाने का सारा कुछ बंदोबस्त होता है। और ऐसे ऐसी चीजें उनके पास होती हैं जो गुरिल्ला वॉरफेयर में, जिसमें महीनों जिंदा रह सकता है आदमी, इस तरह की चीजें उनसे मिली हैं, जैसे कि फूड पैकेट्स और इस तरह के चॉकलेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो बात बहुत गंभीर है। ये लोग कैसे आ गए और कहां से आ गए? क्योंकि यहां से तो बॉर्डर सील है, यहां से इन्फिल्ट्रेशन वादी से तो नहीं है। ये तो जम्मू के रास्ते में जितने बॉर्डर खुले हैं, जहां से ये इंक्लूड करते हैं, तो इसका मतलब ही है कि बॉर्डर सील नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है जो वो हमारे सुरक्षा बलों पर भी बढ़ती है। और सरकार ने भी इस बेखबरी के आलम में अपना जो गार्ड होना चाहिए, अपना जो एहतियात होना चाहिए और अपनी जो हिफाजत होनी चाहिए, उससे बेखबर हो गए। टूरिस्टों को एक पैमाना माना गया कि ये अमन का पैमाना है कि इतने करोड़, उतने करोड़। अरे इतने करोड़ आ रहे हैं तो आप खुले मौत के मुंह में धकेल दे रहे हैं उनको, अगर आप उनके लिए हिफाजत का बंदोबस्त नहीं करते हो। बिल्कुल। अब यहाँ पे दूसरी बात जो है, जो पाकिस्तान के तनाजुर में आप बात कह रहे हैं, आपने अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आपने वही ढका, वो घिसा पिटा तरीका अपनाया है कि घरों को उड़ा दो, बुलडोजर चला दो, ब्लास्ट कर दो, हजारों लोगों को पकड़ दकड़ कर लो। ठीक है, आपके पास इनपुट्स ऐसे होने चाहिए कि वो प्रिसाइज हो। अगर आपको किसी को पकड़ना भी है तो वो बड़े एहतियात के साथ पकड़ना है कि कोई आम आदमी उसकी जद में ना आए। इन्होंने टोटल वार छेड़ दिया कश्मीर में, मकाने उड़ाना, सबको पकड़ना। पकड़ दकड़ सही है, जो इस जघन्य अपराध का, उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, या जो उसका भी कोई मददगार रहा हो उसको किसी भी उसकी खाल उतार देनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को, अभी आप ट्वीट्स भी देख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने क्या किया है जी, उसने बोला है कि आम लोगों, इससे क्या होगा कि लोग और बददिल हो जाएंगे। आप यहाँ पे अपनी बुनियादें कमजोर कर रहे हो। अगर आप सही तरीके का निजाम या सिस्टम इस चीज से निपटने के लिए यहाँ ऑन ग्राउंड नहीं रखते हो, तो आप और एलिनेशन बढ़ा रहे हो। लोगों में गम गुस्सा फैलेगा। एक तरफ लोग मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, गम का इजहार कर रहे हैं, मातम का इजहार कर रहे हैं, और गाज भी उन्हीं पर बढ़ रही है, कश्मीर के अंदर भी और कश्मीर के बाहर भी। फिलफौर इस चीज पे रोक लगनी चाहिए, और जो प्रोफेशनल बेसिस पे जो तहकीकात है वो होनी चाहिए, और किसी की जेरी निगरानी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एजेंसी करेगी और बाद में वो गॉड्स गॉस्पेल माना जाए कि उन्होंने जो कहा कि ये है। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट अगर है, ठोस सबूत के साथ दिया जाना चाहिए। क्या हो सकता है कि आजकल जो जियो पॉलिटिक्स चलती है, अमेरिका का इसमें हाथ हो, चीन का इसमें हाथ हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। आप जो देख रहे हैं, ईरान को घेरने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, तो कश्मीर को बेस बनाएगा। बगराम में उन्होंने एयर बेस ले ली, ईरान उनके निशाने पे है। उधर इसराइल के लिए हमारे मुल्क से हथियार बन के जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से। ये चीजें देश को जानने की जरूरत है कि यहां से जहाज भर भर के डेनिश झंडे लगा के फलस्तीनी के ऊपर हमला करने के लिए हथियार हिंदुस्तान की प्राइवेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में बन रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल मामला बनता जा रहा है। हालांकि शुरुआत यहां से हुई, और इसमें मारे कौन गए? आम हिंदुस्तानी शहरी, और यहाँ के जो लोग हैं वो तकलीफ से गुजर रहे हैं। और जो बाकी जो इस जियो पॉलिटिक्स के साथ एंगल है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आता हूं दोबारा आपके पास जलील जी, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रहे थे, कर रहे थे। आऊंगा जयशंकर जी, लेकिन आपके पास आने से पहले दो तीन चीजें यहां रखना चाहता हूं। एक तो अभी एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, जरा ट्वीट ले आइए। अभी थोड़ी देर पहले का ट्वीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें साफ साफ कह रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद और उसके मूल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। कश्मीर के लोग आतंकवाद और निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने ये स्वतंत्र और सहज रूप से किया। अब समय आ गया है कि इस समर्थन को और बढ़ाया जाए और लोगों को अलग थलग करने वाली किसी भी गलत कार्रवाई से बचा
बचा जाए, दोषियों को सजा दी जाए, उन पर कोई दया न दिखाई जाए, लेकिन निर्दोष लोगों को नुकसान न होने दिया जाए। मुख्यमंत्री यहां खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, इलेक्टेड मुख्यमंत्री, और कह रहे हैं कि दोषियों को सजा दी जाए, उन पर कोई दया न दिखाई जाए, लेकिन जो निर्दोष हैं, निर्दोष लोगों को नुकसान ना होने दिया जाए। एक बात ये, दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण है वो बीजेपी के नेता, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा उसको भी ले आते हैं, वो भी समझना, सुनना, देखना जरूरी है। उनकी बाइट लेके आइए जरा। और रविंद्र रैना, आप जानते हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्यों नाराज हैं वो देखिए जरा। किसी कश्मीरी बच्चे को कोई तंग नहीं होगा। हम बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ हिंदुस्तान बसता था, बसता है, बसता रहेगा इधर में, लेकिन हमारे बच्चों को तंग नहीं किया। वो मेरे बच्चे, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की। सुन मेरा बच्चा पुत्र, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। जो बच्चे, किसी को अगर कोई खरोच आ गई, हमें पता ना, ये हमारे बच्चे हैं। ये केवल आपके बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं। क्या बात करते हो पुत्र? तो देख रहे थे, दो तस्वीरें आपके सामने रखना चाह रहा था। एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो साफ साफ कह रहे हैं कि ये बच्चे, क्योंकि अभी पिछले दिनों लगातार, ये आज 5 दिन हो गए, 5 दिन में इतना है कि देश भर में अलग अलग जगहों पर कश्मीरी छात्र जो पढ़ रहे हैं अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्यों में, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तथा कथित जो हमले हैं वो बहुत, उस पर चर्चा जरूरी है करना, इसलिए भी, और उसी को लेकर यहां रविंद्र रैना अपनी बात रख रहे थे। और दूसरी तरफ आपने उमर अब्दुल्ला का बयान भी देख लिया। तीसरी तरफ सवाल वही है जयशंकर जी आपके पास कि आखिर नरेंद्र मोदी की चुप्पी, इसके क्या मायने हैं? क्या इस संकट से बाहर निकलने के लिए उन्होंने मौन धारण कर लिया, ये माना जाए? और इस बीच एक खबर और आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस वक्त मुलाकात हो रही है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह से मुलाकात आज सीडीएस की भी हुई है। राजनाथ सिंह एक्शन में हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, एक्शन में रहें, गृह मंत्री भी एक्शन में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी पुलवामा के समय उतना सक्रिय नहीं दिखे थे जितना आज वो दिखाई दे रहे हैं। अब वो क्यों दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी क्यों नेपथ्य में जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। देखिए राजीव जी, पहलगांव के बारे में हमारे मन में कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत सारे कोइंसिडेंस दिखाई दे रहे हैं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे हिंदुस्तान में, तो उस समय 36 सिंहपुरा कांड हुआ था। उसमें 2-3 दर्जन लोग मारे गए थे। इस बार जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए तो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ। उस समय जब पुलवामा में हमला हुआ, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जिम कार्बेट में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस बार जब हमला हुआ पहलगाम में, तो वो सऊदी अरब में थे और अपनी यात्रा बीच में छोड़ करके उन्होंने वो लौट आए, हिंदुस्तान लौट आए। अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात यह है, जैसे अभी हम सुनते नहीं हैं मन की बात और ये सब, तो आकाशवाणी और तो, लेकिन अभी जो प्रशांत बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इस हमले के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने अगले दिन हमले के जो मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक की, उसमें सीधे सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, उसके खिलाफ 5 फैसले कर दिए। अभी तक एनआईए की जांच तो अब बैठी है, अभी उसकी कब रिपोर्ट आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन आपने तो मान लिया सीधे सीधे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा मीडिया का जो कैरेक्टर इस बार फिर उभर करके आया है, राजनीति और मीडिया ये दोनों ने मिल करके चुनाव की राजनीति को प्रभावित करने के लिए किस ढंग के कुकर्म किए हैं, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है पहलगाम। हमारे मीडिया के लोगों ने ये बात नहीं पूछा, वहां जाने के बाद भी नहीं पूछा कि साहब यहाँ सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। जैसे आपने बताया कि 22 घंटे लगे उन लोगों को आने में, तो भाई प्रधानमंत्री जी तो कब से कह रहे हैं, नोटबंदी के समय से कह रहे हैं कि आतंकवाद की कमर टूट गई है। पुलवामा के बाद जब बालाकोट हुआ तब उन्होंने कहा कि कमर टूट गई है। पता नहीं कैसी कमर है, वो बार बार टूट जाती है, बार बार ठीक हो जाती है।
तो ये हमारे मीडिया को सवाल करना चाहिए था, लेकिन हमारा मीडिया जो है वो सिर्फ इस बात में जुटा रहा, ये बताने में, समझाने में कि साहब आतंकवादियों ने धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, पैंट उतरवा करके खतना देखा और उसके हिसाब से लोगों को गोलियां मारी। देखिए, हम लोग बहुत वर्षों से आतंकवाद की विभीषिका को झेल रहे हैं। आतंकवादी घटनाओं को हमारे मित्र जो जलील राठौर जी हैं तो ज़्यादा ही जानते हुए करीब से, हम लोगों ने भी दिल्ली में देखा है, देश के अन्य हिस्सों में देखा है, लेकिन ये पहली बार ऐसी आतंकवादी वारदात है जिसमें आतंकवादी इतने फुर्सत में थे कि आराम से वो लोगों के पूछ रहे हैं कि भाई किस धर्म से हो, क्या है, कलमा पढ़ो और खतना दिखाओ, पैंट खोलो, और उसके बाद वो गोलियां मार रहे हैं, उसके बाद आराम से निकल करके चले जा रहे हैं। ये ठीक है, 22 घंटे में हमारी इंटेलिजेंस और हमारी सुरक्षा बल उनको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब गोलियां चल चुकी हैं उसके 1.5 घंटे बाद अगर आप बैसरन घाटी पहुंच रहे हैं, इसके पीछे माजरा क्या है, क्यों ऐसा है? ये मीडिया ने सवाल नहीं किया। मीडिया ने आदिल हुसैन के बारे में भी नहीं बताया उस समय शुरू में। जिस जंग की बातें आप धर्म के आधार पे जो विभाजन की बातें करी, ये बताने की जरूरत नहीं समझी। वो तो बाद में संजोग से टीवी चैनलों पे जब कुछ लोगों से बातें हो गई, लोकल लोगों से बातें होने लग गई या पर्यटकों से बातें होने लग गई, जब उन्होंने बताना शुरू किया कि नहीं, कश्मीर के लोगों ने कैसी हमारी हिफाजत की, कैसे हमारी मदद की, तब जाकर के बातें सामने आ गई। नहीं तो हमारा जो मेन लाइन मीडिया है, मुख्यधारा का मीडिया, जिसको गोदी मीडिया, बिका मीडिया, जो भी चाहे आप कह सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी प्रायोरिटी ये थी कि कैसे नफरत की आग कश्मीर से हट करके हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में, खासतौर से हिंदी पट्टी के राज्यों में, आपको पता ही है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके कुछ दिनों बाद पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें कैसे राजनीतिक लाभ उठाया जाए, इस पर ज्यादा फोकस रहा हमारे राजनीतिकों का भी, हमारे इनका मीडिया का भी। दूसरी बात यह है राजीव जी, सिंधु जल के बारे में जैसे बात हुई ना, बहुत सही कर रहे थे अभियुक्त तेसरानंद जी, शंकराचार्य, मतलब वो तो इतनी सटीक बातें कर रहे थे कि उसके आगे कुछ कहने को बचता नहीं है। लेकिन आप जो नहीं हो सकता है, जिसको होने में 20 साल लग सकते हैं, उसके बारे में बार बार आप बोलते हैं। लेकिन जो हो सकता है भाई, अडानी और सज्जन जिंदल, इन दोनों का बिजली का ठेका है, पूरा पाकिस्तान को बिजली देते हैं जी। जिस दिन दोनों चाहें तो उस दिन अंधेरे में डूब जाएगा पाकिस्तान। तो उनसे नहीं कहते कि भाई अपने हमारे मित्र हैं, हमारे ही बलबूते पे तो यहाँ तुम्हारा पूरा बिजनेस दुनिया भर में फैल रहा है, चल रहा है, तो पाकिस्तान की बिजली काट दो, वो नहीं कहेंगे। आज देखा मैंने कहीं सिमरत कौर बादल, जो अकाली दल की नेता हूँ, कह रही थी कि साहब आपने बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर को तो बंद कर दिया, लेकिन गुजरात से जो समुद्री सीमा है पाकिस्तान की, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगी है। नशे का व्यापार वैसे ही चल रहा है, अडानी के पोर्ट पे जाकर के सारे सब कुछ हो रहे हैं, सारा बिजनेस व्यापार चल रहा है, तो उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? तो इस तरह की तमाम बातें हैं। अब उसमें पता नहीं मतलब क्या है, लेकिन सच बात यही है कि जो टूरिस्ट थे वहाँ, जो बच गए, उनके जो बयान आए हैं, और जो कश्मीरियत इस बार दिखी है, जो आमतौर पे, क्योंकि ये पहली बार मेरे ख्याल से शायद हुआ है कि कश्मीर में पर्यटकों पे हमला हुआ है, क्योंकि कश्मीरी जानते थे अच्छी तरह, वो जब भी कभी आतंकवादी भी रहते थे, तो वो सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करते थे, पुलिस के ऊपर हमला करते थे, या कोई बड़ी कहीं बम विस्फोट कर दिया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन टूरिस्टों पे हमला नहीं करते थे, क्योंकि मालूम है कि जिस दिन टूरिस्टों पे हमला करेंगे वो, उस दिन पूरी कश्मीरी अवाम उनके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर की रोजी रोटी पर्यटकों के आगमन पर ही टिकी हुई है। ऐसा नहीं कर सकते थे। और जिस तरह से वो उनकी हॉस्पिटलिटी देखने में आई है, या जो जिस तरह से जान जोखिम में डाल करके, मैं आज ही देख रहा था, किसी यूट्यूबर का ही देख रहा था, वो यूट्यूब पे ही देख रहा था कि जो छत्तीसगढ़ के भाजपा के कोई नेता हैं, पार्षद थे वहाँ हैं शायद, लकी नाम है क्या उनका, तो उनका परिवार वहीं पे बैसरन घाटी में घूम रहा था। तो 5 मिनट पहले की बात है कि उनका जो बच्चा छोटा जी, वो उनका जो गाइड था नजाकत, तो नजाकत करके बुला रहा है, तो उसको डांट रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि नहीं बेटा, नजाकत नहीं, नजाकत चाचा कहो। उसी के बाद थोड़ी देर बाद में ये हमला हो जाता है, और वो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि साहब वो नजाकत मेरे बच्चों का ख्याल रखना,
उन्होंने जाकर दोनों बच्चों को पेट पे लिटा करके जमीन पे लेट गए और कहा कि भाईजान गोली पहले मुझे लगेगी, फिर बाद में कभी किसी बच्चे को लगेगी, आप मुतमईन रहें। तो ये इस तरह की बातें हैं। मतलब कायदे आज की तारीख में तो हमारे मीडिया का धर्म ये था कि जो इस तरह की आवाजें आ रही हैं, कश्मीरियत जो खड़ा हो रही है आतंकवाद के खिलाफ, उसका साथ लो, उसका सहयोग लो, उसको करो, मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करो। जलील बहुत सही कह रहे थे कि भाई एक तरह की अलगाववादी सोच, वहां जो हुआ कैसे लोगों ने किया, लेकिन हमारे उत्तर भारत के इलाकों में, खासतौर से हिंदी पट्टी के इलाकों में, अब आगरा में किसी को मार दिया भाई ने, कहा कि साहब 26 का बदला 2600 से लोगों से लेंगे। इसका क्या मतलब है, हमारी समझ से परे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी रहस्यमय तो है। अब हमको लग रहा है कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि बिहार विधानसभा के चुनाव से कुछ पहले, जैसे पुलवामा के बाद कुछ दिनों बाद जब लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली थी, उसके कुछ पहले बालाकोट हुआ था, तो उस तरह का कुछ दिखाने के तौर पे शायद कर सकते हैं। लेकिन जी मतलब बहुत ही गजब की स्थिति बना दी है इन्होंने। हर भारतीय आज सदमे में है, अफसोस में है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। भाई अगर मालूम है आपको तो कर दो ना, जो करना हो करो, लेकिन आप बार बार पाकिस्तान का नाम लोगे, बार बार इस तरह की भावना फैलाओगे कि जैसे लग रहा कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसको नफरत का आपने ऐसा बना दिया है कि आज हर टीवी चैनल से लेकर के गांव मोहल्ले में, मतलब चौराहे तक भी जो बहस बातें हो रही हैं तो इसी पर हो रही हैं कि साहब देखिए वहां तो हिंदुओं का नाम पूछ करके, उनका धर्म पता करके उनको मारा गया है। तो ये जो भावना, इसको रोकने का काम जो सरकार कर सकती थी, मीडिया के एक हिस्से, बड़े हिस्से ने इस काम को किया है। उसमें कश्मीर के लोगों ने और पर्यटकों के परिवारों ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन हमारी सरकार और हमारा मेन लाइन मीडिया अभी भी उस मामले में उतना आगे नहीं बढ़ सका। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, जरा आना चाहता हूँ राहुल लाल जी आपके पास। जी जलील साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये जो पैटर्न है, आज तक जितनी भी आतंकवादी वारदातें हुई हैं, 30-35 साल से ये सिलसिला चल रहा है। ये पहली बार है कि धर्म पूछ के जो बात उभर कर सामने आई है। तो इसमें भी एक एंगल जोड़ सकते हैं आपकी, मतलब ये एक इग्निशन हो सकता था। ये इनको मालूम है आतंकवादियों को कि धार्मिक जो बटाव है उसके लिए एक इग्निशन साबित हो सकता है। अगर वो मुसलमानों के नाम पे या मुसलमानों की हमदर्दी में यहाँ ये इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो वो कभी वो नाम नहीं पूछते। ये भी देखना है कि नाम पूछने की बात पहली बार इस सारी जो हिस्ट्री है इस मिलिटेंसी की, इस टेररिज्म की, तो पहली बार ये नाम पूछने की बात उभर कर सामने आई है। और जो नतीजे निकले हैं वो तो सब मुल्क भर में आपके सामने ही है कि ये एक ऐसा भड़काऊ चीज है जिससे किसी का भी खून खौल सकता है। इस एंगल पे भी सोचने की जरूरत है और जांच की जरूरत है कि ये पहली बार ही क्यों ये पैटर्न दिखा और क्यों दिखा। जी ये बड़ा सवाल है कि आखिर धर्म के नाम पर, यानी धर्म पूछकर आप अगर मार रहे हैं तो इसके पीछे की रणनीति क्या रही होगी, और जिसको तब्दील किया गया सियासत में। और देश में सियासी हालात आप जान रहे हैं जिसमें दो समुदायों को लड़वाया जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। राहुल लाल जी, लेकिन नरेंद्र मोदी की चुप्पी के क्या मायने हैं, और मायने ये भी समझने की जरूरत है कि क्या अंदर खाने कुछ रणनीति तैयार हो रही है। राजीव जी, 22 अप्रैल को घटना घटी थी और आज हम लोग 27 अप्रैल पे आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है कि वो मन की बात भी हम लोगों ने सुनी। वो बिहार की रैली में जिस तरह से उन्होंने भाग लिया, वहां पे उनको हंसते मुस्कुराते जिस तरह से पूरे देश और दुनिया ने देखा, वो तो खैर एक अलग सा ही चैप्टर रहा। लेकिन देश को यह हक तो था राजीव जी कि कम से कम इस घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलिए ये कभी नहीं करते, राष्ट्र के नाम संबोधन ही कर देते कम से कम, और जो अब तक कुछ सरकार बता सकती थी वो जानकारी हम लोगों को देती। देश सरकार के ऊपर पूरा भरोसा कर रहा है, लेकिन सरकार के तरफ से चुप्पी, और विशेषकर चलिए वो रणनीति बना रहे होंगे, लेकिन जो अब तक उन्होंने घोषणाएं की हैं उसमें तो रणनीति कहीं से नजर नहीं आती। पहलगाम राजीव जी मेरा बड़ा पसंदीदा जगह रहा है। 2007 से 2024 तक 7 बार मैं पहलगाम जा चुका हूं। 5 बार कह लीजिए कि 370 लगने से पहले, और 370 के बाद में 2 बार गया हुआ हूं जी। राजीव जी, सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम हमें लगातार हर बार दिखाई दिया। वो 370 से पहले भी कितने बार ही चेक पोस्ट आते थे, मतलब दर्जन बार चेक पोस्ट से क्रॉस होकर हम लोग जाया करते थे पहलगाम तक। और अलग अलग जगहों पर हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैक करना,
वो भी मुझे बड़ा पसंद का काम था राजीव जी। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, उन जगहों पर हमने सुरक्षा कर्मी देखे हैं पूर्व के समय में राजीव जी। यह स्थिति जब यह न्यूज आई कि बेसारन के पूरे जगह पे 1.5 घंटा तक तांडव चलता हुआ रहा, वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, तो फिर तो सवाल जो है कि कश्मीरियों से पूछने का मामला नहीं है राजीव जी, सवाल केंद्र सरकार से पूछने का मामला है। आज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे वायु सुरक्षा हो, वो पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार के हवाले है। और जिस समय सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, सरकार जो है कि चुप्पी मार के सो गई है। देखिए, सर्वदलीय बैठक के दरमियान में जब केंद्र सरकार यह तर्क देती है कि बेसारन तो बंद था, अचानक से खोल दिया गया, यहां जलील साहब भी बैठे हुए हैं, हम लोग तमाम लोग जो वहां पे जाते रहे, कभी नहीं सुना था। पहली बार ये सर्वदलीय बैठक के बाद राजीव जी सुनने के लिए मिला कि बेसारन कभी बंद भी होता है, कभी खुलता भी है, और अगर वो खुलता और बंद होता है, ये जानकारी गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को पता नहीं चलता, देश भर के पर्यटकों को पता चल जाता है, लेकिन हमारे केंद्र सरकार को पता नहीं चलता है। मुझे अभी भी यही लग रहा है। चलिए, ये घटनाक्रम तो 22 अप्रैल का है, सरकार कहेगी कभी हमारे पास जानकारी नहीं है, हालांकि फिर भी उन्होंने आनंद फानन में आतंकवादियों के ऊपर पाकिस्तानी का मोहर लगा दिया, कुछ उनके पास जानकारियां रही होंगी। लेकिन 2019 के आतंकवादी हमलों के बारे में देश को अब तक क्या बताया गया राजीव जी? उस घटनाक्रम के तो 5 साल बीत चुके हैं। 350 किलोग्राम आरडीएक्स आखिर वहां पे कैसे पहुंचा था? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल भी सवाल पूछ चुके हैं, क्या देश को उसका कोई उत्तर मिला है? तो मुझे तो यही आश्चर्य लग रहा है कि 2019 के सवालों के उत्तर 2025 तक नहीं मिले हैं, तो फिर 22 अप्रैल 2025 के घटनाक्रम का उत्तर हम लोगों को कब मिलेगा? तो ये सरकार अपने जिम्मेवारी से भागने वाली स्थिति में है। ये वहां पे चूंकि मेरा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है राजीव जी, जबरदस्त, कम से कम हमें लगता है दर्जन बार सुरक्षा चेक के माध्यम से होते हुए वहां पे पहुंचते थे। कोई आतंकवादी यूं ही कैसे पहुंच गया वहां पे? और जिस दिन ये घटना घटी वहां पे कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके उत्तर केंद्र सरकार को देने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पर्यटकों पर हमले नहीं होते थे, धर्म का नाम पूछ के आप सवाल पूछ रहे हैं। सही कहा जयशंकर जी ने, प्रशांत जी ने, जलील साहब ने, जब आतंकवादी इतने फुर्सत में थे किया, उनको कोई डर नहीं था कि वो आराम से एक एक व्यक्ति से पूछताछ करे और अंजाम दे। हम लोगों ने तो दिल्ली के भी हमले देखे हैं राजीव जी, अचानक से बम, कहीं पर भी बम विस्फोट हो जाता था, सीपी पर पलक झपकते घटनाएं अंजाम दे दी जाती थी। लेकिन इतना लंबा पीरियड और उसके बाद रिस्पॉन्स का इतना लंबा पीरियड, ये एक आश्चर्यजनक स्थिति है। चूंकि इस सरकार से सवाल इसलिए भी पूछे जाएंगे, 2016 में अगर नोटबंदी की स्थिति बनती है और सरकार तर्क देती है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म होगा, फिर भी यह स्थिति आज बनी हुई है। 2016 का घटनाक्रम, 2019 में आप 370 हटा देते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा, स्थितियां फिर वहीं पे है। इसका मतलब है कि आतंकवाद को खत्म होने को लेकर क्या यह सरकार गंभीर है या गंभीर नहीं? क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते सिंधु जल समझौता के ऊपर सरकार जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, ये अपने आप में देखिए आश्चर्यजनक चीज है। और जो शंकराचार्य महोदय ने बिल्कुल सही बोला है राजीव जी कि क्या इन 1960 का सिंधु जल समझौता है, 30% उन नदियों के पानी का हिस्सा भारत प्रयोग कर सकता है, 70% पाकिस्तान प्रयोग कर सकता है। उस 30% का, यानी 1960 से जब से समझौता लागू हुआ है, उस 30% का कितना % हिस्सा हम लोग अपने प्रयोग में लाने में या रोकने में आज तक सक्षम हो पाए हम लोग? उस 30% का भी अगर हम लोग जोड़ ले तो मुश्किल से 3 से 4% हम लोग पानियों को रोक सकते हैं राजीव जी। ये वास्तविक जमीनी स्थिति है। वर्ल्ड बैंक उस समझौता का गारंटर है उसमें, और आप कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। ये लोगों को, हमें लग रहा है कि ये सरकार जो है वो समझती है कि भारत की जनता बिल्कुल बेवकूफ है, उन्हें एक अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी बयान दे देंगे और पाकिस्तान के नाम पे बयान दे देंगे, सारी कार्रवाई हो जाएगी। ये बिल्कुल सही कहा गया कि अगर इनको रोकना था, बांग्लादेश के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहा, पाकिस्तान के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे, आपको कार्रवाई करनी थी, तो आप बिजली कटौती कर देते आप। ये जो जल की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब तो फिर सवाल में राजीव जी ये भी पूछा जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर चीन ने बहुत सारे बांध बना लिए, तब तो फिर वो भी ब्रह्मपुत्र का पानी कभी रोक देगा, कभी छोड़ देगा। तो ये क्या हम लोग देश को अलग संकट की स्थिति में ले जा रहे हैं? और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को चुनावी मुद्दा बनाने का नुकसान जो है, ये देश कहीं कहीं राजीव जी भोग रहा है। आपको याद हो पठानकोट का हमला जनवरी 2016 में, आपने उस समय तो फिर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI को ही बुलवा के जांच करा लिया था। लेकिन जब सितंबर 2016 में उड़ी आतंकवादी हमला होता है और आपको दिखता है कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पास में है, तो फिर उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया अलग थी। 2019 में पुलवामा के समय लोकसभा चुनाव था, तब सरकार की प्रतिक्रिया अलग थी।
लेकिन जनवरी 2016 में कोई घटनाक्रम नहीं था, उसमें सरकार की प्रतिक्रिया अलग थी। अभी इस समय फिर कहीं कहीं मैं इस बात से मैं भी सहमत हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के प्रयास चल रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर चुनाव से जोड़कर सरकार काम करेगी तो आप यकीन मानिए कि इस देश की सुरक्षा बिल्कुल वो खतरे में आने वाली स्थिति है। और हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर जम्मू कश्मीर में सेना की इतनी उपस्थिति है और उसके बावजूद भी घटनाक्रम यूं हो जा रहे हैं, तो फिर अग्निवीर जैसे स्कीम की क्या स्थिति चल रही है, उसके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। मामला केवल यहीं तक का सीमित नहीं है राजीव जी, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अग्निवीर के मामले के बाद से सरकार की भर्तियां, हमारी थल सेना कितनी कमजोर हो रही है। तमाम रक्षा विशेषज्ञ ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि भारतीय सेना इसमें 2.25 लाख सैनिकों की कमी से जूझ रही है। और जो 4 साल के लिए जो सैनिक भर्ती हो रहे हैं, वो तो उनके तो 6 महीने ट्रेनिंग में चले जा रहे हैं। 6 महीने जो है उनकी छुट्टी छपाटी का समय जोड़ लीजिए, अवकाश का समय जोड़ लीजिए, 3 साल में वो सेना के साथ कैसे संभव हो सकेंगे। तो सेना को किस तरह से उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, उसके ऊपर भी सवाल है, क्योंकि चुनौतियां चीन के तरफ से भी है। अभी तक हम लोग जो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और अभी भी हम लोग देख रहे हैं लद्दाख में हमारा जमीन उसके ऊपर अतिक्रमण है चीन की तरफ से, अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से अतिक्रमण है। तो ये जो सीमा सुरक्षा के मामले को चुनावी मामला नहीं बनाना चाहिए, देशवासियों को सजग होना चाहिए और सरकार से सवाल होना चाहिए, केंद्र सरकार से सवाल होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के निवासियों से सवाल नहीं होने चाहिए कभी भी। ये तो अपने में 7वां अजूबा है राजीव जी कि देश भर में कश्मीर के जो छात्र हैं उनको परेशान किया जा रहा है। अभी सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी क्या आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी थी क्या? जम्मू कश्मीर को लोगों को सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी देने के लिए सरकार ने उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। केंद्र शासित प्रदेश मुझे लग रहा है केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बना दिया, केंद्र सरकार ने। अब वो जिम्मेवारी राज्य सरकार पर भी नहीं टाल सकते, इसलिए कोई ढंग का उत्तर नहीं है राजीव जी। प्रधानमंत्री इसीलिए चेहरा छुपा रहे हैं। जिस समय उनको लगेगा कि थोड़ा लॉजिकल कुछ उत्तर हम दे सकते हैं, क्योंकि बैसारण बंद था, ये उत्तर जो उन्होंने दिया है वो उत्तर तो सिरे से ही खारिज हो गया, सर्वदलीय बैठक में ही खारिज हो गया। तो हमें लग रहा है प्रधानमंत्री जी कुछ नए बहाने खोजने में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा मैं उनसे उम्मीद नहीं करता हूं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। अमलेंदु उपाध्याय जी, ज़रा आपसे भी समझूं कि क्या यहाँ नरेंद्र मोदी की रणनीति, और उसमें भी जब हम 2 बातें पैरेलल देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है और आतंकी गतिविधियाँ लेकिन रुकनी चाहिए जैसे भी हो, चाहे वो आप पाकिस्तान पे सख्ती दिखाएं या अंदर खाने सख्ती दिखाएं, दोनों ही मसलों पे क्या यहाँ सरकार सफल होती हुई दिखाई देती है आज की तारीख में? क्योंकि कई सारी घटनाएं घट गई पिछले 10-11 साल में। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री हैं तब से ये चौथी घटना है, बड़ी घटना। राजीव जी, मैं सोशल मीडिया पर ही देख रहा था, कोई लिख रहा था कि जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से 37 बड़ी वारदात इस तरीके की हो चुकी है। अब मुझे पता नहीं, मैंने हिसाब नहीं लगाया कितनी हो चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चल रहा था कि जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से 37 बड़ी वारदात हो चुकी हैं। अब इसका थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने देखा तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है 37 हुई हो या 35 हुई हो या 5 हुई हो, जो भी हो, इतनी घटनाएं हुई हैं। यहाँ राजीव जी सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है कि पंडित नेहरू से हम नहीं पूछे जाएंगे सवाल। 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नोटबंदी से लेकर 370 हटाने तक जब भी आपने इस तरीके कदम उठाए, आपने कहा कश्मीर को ही आपने बहाना बनाया, यानी कश्मीर के नाम पर ही आप पूरे देश में राजनीति करते रहे। तो ये तो आपने कहा था कश्मीर से खत्म हो गया, और फिर उसके बाद आपने ये भी कहा कि आप स्वर्ग बना देंगे कश्मीर को, वहां जाकर लोग प्लॉट खरीदेंगे और वहां जाकर जो है आप एक बढ़िया चीज तैयार कर देंगे वहां कि पर्यटन के मामले में अव्वल नंबर होगा। तो ये उसी तरीके की बात हुई राजीव, जिस तरीके से चुनाव से पहले कहा गया था कि सारे बॉन्ड वो खरीद लो, म्यूचुअल फंड और क्या क्या शेयर्स खरीद लो, अब बूम आने वाला है, हुआ उल्टा। तो प्रधानमंत्री की बातें इसी तरीके की, उनके मन की बातें, तो मन की बातें करते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि देश जो है वो उनकी मन की बात से नहीं चल सकता जी। देश को प्रधानमंत्री चलाता है, तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की हैसियत से और प्रधानमंत्री के तरीके से ही काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आखिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं। अब कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कह रही है कि मुझे चिंता हो रही है प्रधानमंत्री की, कई दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रधानमंत्री, कहाँ है, कुछ बीमार तो नहीं है, लू तो नहीं लग गई है। अब इस तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। तो अगर प्रधानमंत्री के विषय में इस तरह की बातें हो तो राजीव जी निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। यहाँ राजीव जी एक घटना का मैं जिक्र करूंगा, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री हमारे जो थे वो बिना बुलाए चले गए थे पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के यहाँ बिरयानी खाने के लिए जी। और जिस समय वो गए थे, मैं उस समय एक चैनल पे था और वो चैनल जो था एक स्टील के व्यापारी है उनका था, और पाकिस्तान से एक पत्रकार जो थे वो जुड़े हुए थे।
अब वो पाकिस्तान के पत्रकार को मालूम नहीं था कि ये चैनल जो है स्टील के व्यापारी का चैनल है। उन्होंने बताया, लाइव बताया उन्होंने कि यहाँ जो है वो भारत के एक स्टील के व्यापारी है, कोई जिंदल साहब, वो आए हुए हैं और उन्होंने ये यात्रा अरेंज की है और ये लाइव प्रसारण गया उस पर। तो ये पाकिस्तान में चर्चा थी कि कोई स्टील के व्यापारी है जिंदल साहब, उन्होंने यात्रा जो है वो मैनेज कराई है। अब हमें नहीं मालूम किसने यात्रा मैनेज कराई नहीं कराई, लेकिन ये बताया गया कि चूंकि वो कूटनीति के तहत प्रधानमंत्री थे वो चले गए थे। अब ये किस तरीके की कूटनीति है ये तो प्रधानमंत्री जाने, चूंकि कूटनीति को लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। वो तक हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो कूटनीति के तहत इस समय खामोश बैठे हों, पाकिस्तान का पी नहीं बोल रहे हों। ये सवाल हो सकता है कि प्रधानमंत्री की कूटनीति हो कुछ इस तरीके की। तो ये अब जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने किया, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। और राजीव जी, रविंद्र रैना का हम लोगों ने वीडियो दिखाया, उसके साथ जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से कुछ कहा भी है और कहा है कि आप ये रोकिए जो सब जगह हो रहा है। तो यानी बीजेपी के अंदर राजीव जी एक विद्रोह की स्थिति इसको लेकर बन गई है। एकनाथ शिंदे जो है वो तो जाकर के 5 लाख रुपया भेज रहे हैं आदिल के परिवारजनों को, उनका हाथ भी जाकर दे रहा है। और उनका सहयोगी मंत्री जो है वो कह रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़वाकर सामान खरीदो। और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कह रहा है कि हमारे बच्चे इनके साथ कुछ नहीं होगा। गृह मंत्री से कह रहा है कि देश भर में जो हो रहा है इसको रोकिए। तो राजीव जी, ये तो बीजेपी पहले तय करे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, पहले अपना वो घर संभाले और उसके बाद जब ये कह दिया है कि चूक हुई है तो चूक की जिम्मेदारी भी तय की जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमाए हिंद के जो मुखिया हैं उनका भी बयान आया है और उनके बयान को भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि जब देश में हिंदू और मुसलमान हो रहा है, एक तरफ नफ़रत की खाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान आमने सामने, ऐसे में जो मुस्लिम संगठन है वो क्या कह रहा है, ज़रा इनके ज़रिए समझते हैं, सुनते हैं ज़रा क्या कह रहे हैं। उनको बेईमान कहें, जानवर कहें, मुसलमानों का इस्लाम का दुश्मन है, जो कहें सब कम है। बताना है कि ये इस्लाम हो नहीं सकता। अब किसी कीमत पर कोई मुसलमान किसी बेगुनाह को इस तरह जुल्मन कत्ल करे, इसकी कोई इजाजत कभी नहीं हो सकती, हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। अपने दिल से इसको बुरा समझ रहा है कि ये बुरा काम है, गलत काम हुआ है, नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है, और वो भी इस्लाम के नाम पर, जिहाद जैसी अजीम इबादत के नाम पर है। ये तो हमारे ऊपर वाजिब है किया। हम अगर जिहाद से बाहर हो गए तो हम तो खत्म हो गए, और ये अगर जिहाद है तो फिर तो हो गया काम हमारा। ये कभी जिहाद नहीं हो सकता, ये फसाद के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपने सुन लिया यहाँ पे कि ये फसाद के अलावा कुछ नहीं है। तो एक तरफ मुस्लिम संगठनों के नेता जो बात कह रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी तरफ देश में जो नफरत की खाई बढ़ती जा रही। प्रेम कुमार जी, ज़रा आपसे और समझना चाहता हूँ गहराई से कि आप इस घटना के बाद क्या देख रहे हैं, कैसी परिस्थितियां बदलते हुए आप देख रहे हैं। इस घटना का एक पहलू जो दिखा है इस बार, आमतौर पर आतंकी हमले की घटना के बाद जिस तरीके से पोलराइजेशन होता है उसमें ये चीजें दिखती नहीं है। लेकिन इस घटना में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुल करके जो आतंकवाद है उसकी मजामत कर रहे हैं, और जो आतंकवाद के शिकार लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और देश में ऐसी तस्वीरें बन रही हैं, मोहब्बत का जो पैगाम राजनीतिक रूप से राहुल गांधी ने बांटा था वो जम्मू कश्मीर में फलीभूत होता हुआ दिख रहा है कि मुसलमान सामने आ रहे हैं आतंकवाद से न सिर्फ लड़ते हुए और इस रूप में लड़ते हुए कि वो आतंकवाद के पीड़ितों की जान बचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, हिंदू पर्यटकों को अपने घर में भोजन दे रहे हैं, रहने के लिए शरण दे रहे हैं, दहशत से उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर हमें लगता है कि जिस चीज को लेकर हम चिंता करते रहे थे कि ये देश कहाँ जा रहा है, ये तस्वीर उसका जवाब बनकर के सामने आई है। और यही कारण है, अनायास नहीं है, जो आपने बीजेपी नेता
जो स्थानीय नेता हैं जम्मू के, उनको आपने दिखाया कि वो कैसे मुस्लिम युवकों को सांत्वना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम हमारे बेटे। जी। तो ये बात जम्मू कश्मीर से आ रही है, तो इसका कारण है कि आतंकवाद का दंश सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में भुगता है। और आतंकवाद का दंश जब हम बोलते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि आतंकवादियों ने क्या कुछ किया है, किसकी जानें ली हैं। आतंकवाद के नाम पर, उसको रोकने के नाम पर भी जो कुछ हुआ है, यानी ओवरऑल आतंकवाद के इर्द गिर्द जो घटनाएं घटी है, और उनसे सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोग प्रभावित हुए हैं। उनमें कभी गुस्सा हुआ करता था, उनमें कभी उनके हाथों में पत्थर हो जाते थे, पत्थरबाजी होती थी। आज क्या है? आज उन लोगों में एक नई उम्मीद, नई कोशिश है कि हम एक अच्छा जो मैसेज है देश के सामने दें। ये इस घटना में पहली बार दिखा, और यही भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिए चिंता का सबब है कि अब तो वो 80-20 कर ही नहीं पा रहे हैं। कश्मीर के नाम पर हिंदुस्तान को, शेष हिंदुस्तान को एकजुट करने की उनकी राजनीति वो भी नहीं हो पा रही है। कश्मीर अब नए अंदाज में अपने आप को बयां कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी चुप न रहे तो क्या करें? अब नरेंद्र मोदी जी ने भाषण तो दे दिया, हम ये करेंगे वो करेंगे, जाओ पाकिस्तान को करिए, पूरा देश खड़ा। अपोजिशन ने तो आपके हाथ भी दे दिया कि जो करना है करिए इस विषय पर। अब जब अपोजिशन में भी ये कह दिया तो अब नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें जी। वो चुप है, और जम्मू कश्मीर की जनता बता रही है कि क्या करना चाहिए। तो इस पृष्ठभूमि में जो देश भर में भी वैसे लोग जो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, जो आज भी कश्मीर के स्टूडेंट्स को खोज रहे हैं कि उनको मारपीट करें, ये दरअसल एक वो पहलू है जिसको आप जो अपनी खबर में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रामजी लाल सुमन के घर अभी अभी अटैक हुआ है। अभी अभी एक और तस्वीर बहुत ट्विटर पर साझा हो रही है कि एक दलित युवक को नंगा करके मारा पीटा जा रहा है। वो आतंकवादी से भी क्रूर घटना है, वो भी आतंकवादी घटना है। तो जब इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, तो अब मसला जो कश्मीर के लोगों ने भुगता था, अब हिंदुस्तान के लोगों ने भुगतना शुरू कर दिया है। तभी हिंदू मुसलमान हो रहा था, आज दलित और गैर दलित का मामला है। दलितों के ऊपर में इस तरह से हमले हो रहे हैं और पूरा प्रशासन सो रहा है। भाई ये भी तो आतंकवादी घटना है। कहीं युवक को मारा जा रहा है, कहीं राज्यसभा सांसद की गाड़ी पर सामने एक टायर फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, और एक के बाद एक गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। पुलिस के सामने हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। तो इसका मतलब जो जिन लोगों ने कहा जीप काट के लाल के दो, जिन लोगों ने कहा कि हम बदला लेंगे, उन सब पर कभी कुछ हुआ नहीं। आज भी करनी सेना का आदमी कह रहा है कि बच गया रामजी लाल सुमन, लेकिन हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम बच गया, ये अफसोस की बात है, इस तरह से बयान दे रहा है। तो आतंकवाद की घटना अब कश्मीर से बाहर है। कश्मीर में तो एक घटना जनता खड़ी हो गई है, अब कश्मीर में दूसरी घटना नहीं घटेगी। अब सोचिए कि वो आतंकवाद हिंदुस्तान के शेष हिस्सों में पैर पसार रहा है। केवल गोली चलाने, बंदूक चलाने से नहीं, इस तरह की घटनाओं से आतंकवाद फैलता है जो आज दलितों पर हो रहे हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अलीगढ़ में जो हुआ है, तस्वीरें मैंने देखी हैं। जो बात सब सामने आ रही है कि उनको जय भीम बोलने पर मारा गया। ये अधिकांश कश्मीरी युवकों का भी, अगर आप देखें छात्रों का भी, तो अधिकांश घटनाएं कहाँ से रिपोर्ट हो रही हैं? बीजेपी शासित राज्यों से। ये जहाँ बीजेपी की पुलिस है, इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल असामाजिक तत्व, उनको कैसे बढ़ावा मिल रहा है। किसी भी नेता के मोटर काफिले पर अगर आप टायर फेंकेंगे, जो वीडियो सामने मैंने देखा है, वो जानलेवा हमला है।
उनकी गाड़ी, मतलब अगर जो टक्कर गाड़ी की हुई है वो उसमें किसी की मौत भी हो सकती थी, नहीं हुई अच्छी बात है, लेकिन जो तरीका है वो जानलेवा था। दूसरी बात, क्या हम इस घटनाओं के पहले जरा जाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल क्या हो रहा है, क्यों गोदी मीडिया जो है वो कश्मीर के आतंकवादी घटना पर बिहार का चुनाव क्यों लड़ रहा है। बिहार का चुनाव 5-6 महीना दूर है जी। आज वो बिहार का चुनाव, ये जो 26 लोगों की जानें गई हैं, बेकसूर लोगों की, उनकी जान पर बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए क्यों लड़ रहा है ये मीडिया। तो जरा इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है, 22 तारीख से पहले क्या हो रहा है, तो जरा उस पर हम ध्यान देते हैं। नरेंद्र मोदी जी 30 मार्च को गए थे नागपुर, जी। और सवाल था कि बीजेपी का अध्यक्ष, आरएसएस चाहती है कि वो रबर स्टैंप अध्यक्ष ना हो। कई बार मीडिया की रिपोर्ट आई कि वो बातचीत विफल हुई। आरएसएस चाहती थी कि आप बीजेपी का अध्यक्ष बनाएं जो रबर स्टैंप ना हो। जो 4-5 नाम मोदी जी की तरफ सुझाए गए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में खबर आई कि पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बदलना चाहते हैं वो। और प्रधानमंत्री के यूएई से लौटने के बाद मोहन भागवत और होश बोले दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री से बैठक करना चाहते थे। सिलसिलेवार कई बैठकें नड्डा जी के घर में, जिसमें राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी, वह हो चुकी थी। अमित शाह भी उसमें शामिल थे। चर्चा ये आ रही थी कि सरकार का कोई मंत्री बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, ये सब हो रहा था। बिहार के एनडीए में फूट पड़ चुकी थी। नीतीश जी का पब्लिक अपीयरेंस में किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे हम देख रहे थे, तस्वीरें सामने हैं। इन सब घटनाक्रम के बीच 22 तारीख के बाद वो सीन बदल गया। अब न होश बोले यहाँ आ रहे हैं, न मोहन भागवत आ रहे हैं। अब न बीजेपी के प्रेसिडेंट की बात हो रही है, न कैबिनेट रिशफल की बात हो रही है। ये सब बातें अभी दफन हो गई। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये बातें तो नहीं आएंगी, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि उसके पहले क्या हो रहा था जो गायब हो गया सीन से, और क्यों ये मीडिया 26 लोगों की जान की कीमत पर बिहार का चुनाव लड़ रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसलिए कोई एक बड़ा इंडिपेंडेंट कमीशन बने कि देश की सुरक्षा में कहां कहां कितने समय से चूक हो रही है। अभी बिजली की बात हो रही, संजय जिंदल की बात हो रही थी, क्यों गए थे मोदी जी वहां, ये भी बात हो रही थी। आपने इंडस वैली का जो कर दिया उसको अबेंस में डाल दिया, अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन बिजली को लेकर जो एमओयू साइन हुआ है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है पाकिस्तान के साथ, राजीव जी, और तमाम सारे नियम कानून को ताक पे रखकर अडानी जी को 500 मेगावाट का सोलर पावर पार्क रान ऑफ कच्छ में लगाने की इजाजत दी गई, जबकि उस इलाके में कई किलोमीटर तक, शायद 5 या 15 किलोमीटर तक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाते। 1 किलोमीटर के अंदर बनाया जा रहा है। किसके लिए बना रहे थे? पाकिस्तान की सीमा पर 500 मेगावाट का बिजली का संयंत्र क्यों लग रहा था अडानी जी का? जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लिए लग रहा था। तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में जो भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है कि कहीं कोई जो है वो सिक्योरिटी में मोल है, जिसको कहा जाता है जी, कोई घुसपैठिया है जो सबोटाज कर रहा है। अगर वो सबोटाज नहीं होता तो ये आतंकवादी इस तरीके से नहीं आ सकते थे।
इतना दूर। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये सब बातें भी आवश्यक है कि क्या हो रहा था जो अब नहीं हो रहा है, और क्यों ये मीडिया बिहार का चुनाव अभी से लड़ रहा है। जी राजीव जी बिल्कुल, क्या हो रहा था जो अब नहीं हो रहा है। जरा जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ आप देखते हैं, क्या ये तमाम मुद्दे अब किनारे हो गए जिन मुद्दों की बात अभी कर रहे थे प्रशांत जी, और क्या पूरा का पूरा मामला जो है वो चुनावी है? क्या बिहार का चुनाव पहलगांव पे लड़ा जाएगा? क्या उसके बाद के चुनाव जो हैं, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल इन राज्यों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एक मौका है, कहें तो एक आपदा में अवसर है, ऐसा माना जाए? कुछ कहा नहीं जा सकता राजीव जी। अभी प्रशांत जो बता रहे थे जिन मुद्दों के बारे में, सिर्फ वही मुद्दे नहीं हैं, इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे जो बहुत चर्चा में थे। खास तौर से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जिस तरह से कमेंट किए गए थे, या उपराष्ट्रपति ने जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बयान दिया था, तो उसको लेकर के जो एक विवाद चला था, तो वो भी अब गायब हो गया। उसके बारे में भी अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको बताएं कि जो बैसरन घाटी में ये हुआ है, एक हफ्ता पहले वहां पर भाजपा के एक बड़े बड़बोले सांसद ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई थी। उस समय वहां पे पूरी तरह से सुरक्षा के गुलमर्ग में, बैसरन में नहीं, गुलमर्ग में। हाँ, गुलमर्ग में मनाया गया था, गुलमर्ग में मनाया था। खूब सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। बैसरन में जब 2000 लोग पर्यटक वहां गए, अब आप सरकार कह रही है कि नहीं साहब वो पता ही नहीं था, जबकि उसी मीटिंग में सुप्रिया सुले ने कहा कि नहीं साहब पुणे के टूर ऑपरेटर्स को तो मालूम था कि खुल गई है, वहां लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कभी बंद ही नहीं। बाकी सारे पर्यटक भी पहुंच गए, सबको पता है, लेकिन हमारी भारत सरकार को पता नहीं है। तो ऐसे में मतलब कहीं ना कहीं तो बहुत कोई बड़ा लैप्स है, इसके बारे में अब पता नहीं, अब संदेह की सुई किधर जाएगी। जैसे पुलवामा था, मुझे तो उस हालात कम पे वही उस तरह नजर आते हैं। और बिहार का चुनाव सामने है, ये बात एकदम तय मानिए। अगर चुनाव थोड़ा और पहले भी करा दिए गए तो इसमें भी बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जो इस तरह के वीडियो घूम रहे हैं ना, हमने जो देखा है, कुछ तो वीडियो कई मित्रों के पास देखा है, जिस तरह के वीडियो घुमाए जा रहे हैं उस खास लोगों के जरिए, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये करने वाले हैं। दूसरी बात, सवाल जैसे मैंने सवाल किया था पहले वाले चरण में भी, कि भाई पहली बार हुआ है जबकि आतंकवादियों ने पर्यटकों पे हमला किया है इतने बड़े पैमाने पर। ये मालूम है कि कश्मीर की लाइफ लाइन, कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। तो एक बात तो आतंकवादियों को भी मालूम होगा कि अगर हम पर्यटकों को मारते हैं, अगर उनका मजहब पता करते हैं, तो हो सकता है कि उससे जो देश के अन्य हिस्सों में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार चौड़ी होने में मदद हो। लेकिन कश्मीर में जो कश्मीरी अवाम है वो उनके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि जब उसके पेट पे चोट लगेगी, उसके रोजी और रोटी पे चोट लगेगी, तो साथ देने की बात तो खैर छोड़ ही दीजिए, साथ तो पहले भी इन जनरल में कभी भी कश्मीरी अवाम आतंकवादियों का साथ नहीं देता था, लेकिन तब तो उनके खिलाफ हो जाएंगे ना। तो ये जानते हुए भी उन्होंने ऐसा किया, तो क्यों किया? ये बहुत बड़ा एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब पता नहीं, पुलवामा के समय भी बहुत सारे सवाल हुए थे, उसके जवाब आज तक नहीं मिले। तो मुझे नहीं लगता कि इन सवालों का भी जवाब मिलेगा, लेकिन सवाल तो है, सवाल तो रहेंगे कि 22 घंटे तक घूमते रहे आतंकवादी, भटक जंगल झाड़ पहाड़ करते हुए आ गए, वहां पे आ गए, बड़े फुर्सत के साथ उन्होंने लोगों की हत्या की, उनके धर्म पूछे, उनका सब कुछ किया, और 1.5 घंटे 2 घंटे के दौरान हमारे सिक्योरिटी फोर्स या सेना के लोग वहां नहीं पहुंच पाए। और जो भी पहुंचे, वहां के जो लोकल थे, पिट्ठू थे या जो घोड़े की सवारी करवाते थे, गाइड थे, उन्होंने अपनी पीठ पे लाद लाद करके लोगों को ले आके अस्पताल पहुंचाया या ले गया। वो लोग सामने नहीं आते तो और क्या होता पता ही नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारा भाई मर रहा था, तड़प रहा था, अगर सेना के पहले आ जाती या सुरक्षा बल के जवान पहले आ जाते तो हमारा भाई बच सकता था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। बल्कि गुजरात की एक महिला का देखा वीडियो, जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में, CR पाटिल साहब,
उनके सामने वो महिला कह रही है कि भाई आपका सुरक्षा इंतजाम कुछ भी नहीं था, हमारा भाई इस तरह से दम तोड़ गया और आप लोग कुछ करते नहीं रहे और ये रहा। तो ये सारी बातें उभर करके तो आ रही हैं, और भाजपा में भी एक बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दे रहा है, सामने आ रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो राजनीति की बुनियाद, जिस राजनीति की बुनियाद ही धार्मिक आधार पे ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है, तो उसके लिए इन सब बातों का मतलब नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी कहा है, कई बार कहा है कि ये तो दशानन वाले लोग हैं, 10 चेहरे हैं इनके, कभी एक चेहरा कुछ बोलेगा, कभी एक चेहरा कुछ और बोलेगा, और बाद में फिर अपने देखेंगे जो फायदेमंद चेहरा है उसी की बात सुनी जाए, चलाई जाए। तो ये सारा हो रहा है। मतलब मोदी जी की चुप्पी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कायदे की बात तो ये थी कि उनको आना चाहिए था और बताना, राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए था। अभी भी वक्त है, संसद का विशेष सत्र बुलाइए, उस पर चर्चा करिए, क्योंकि आज अपोजिशन ने पूरी तरह से आपका साथ दिया है। बल्कि जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें राहुल गांधी ने भी कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी एक्शन लेगी, जो भी कार्रवाई करेगी, हम उनके साथ हैं। तो ये बात तो ठीक है, तो उसका आप पर भी तो दायित्व बनता है कि आप भी कॉन्फिडेंस में लेकर के लोगों को बताइए, अपोजिशन के लोगों को बताइए, देशवासियों को बताइए कि कैसे, किस हालात में घटना हो गई। आप तो कह रहे थे कि साहब 370 हट गया तो अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो एकदम अमन चैन है, अब कहीं आतंकवाद, जबकि हमने पता किया था तो पता लगा कि साहब 370 हटने के बाद जितने आतंकवादी हमले हुए हैं छोटे बड़े, उसमें 433 लोग मारे गए हैं। इसमें हमारे पुलिस सुरक्षा बल के जवान भी थे और आम भारतीय शहरी भी थे या कश्मीरी लोग भी थे, उनकी हत्याएं हुई हैं। तो इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बार 433 लोग अगर साल 2 साल के दरमियान मारे जाते हैं, 4-5 साल के दरमियान मारे जाते हैं, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी आपको कभी आशंका ही नहीं है। जबकि हमारे बताता है कि 5 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षा बलों के और सेना के जवान कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में तैनात हैं लोग, और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं तो आपकी जवाबदेही बनती है कि कैसे आ गए आतंकवादी, वहां तक पहुंच गए और कैसे उन्होंने फुर्सत के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई रही। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा जल्दी से क्लोजिंग कमेंट के लिए राहुल लाल जी आपके पास। राहुल जी, आप कैसे देखते हैं, क्या यहाँ पर सरकार जो मान रही है कि चूक हुई है, लेकिन चूक हुई है कहना और उसके बाद इस चूक को थोड़ा सुधार लेना, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर वो फ़र्क दिखाई दे रहा है क्या? सरकार उसके बाद से, सर्वदलीय बैठक के बाद से क्या कुछ करते हुए दिखती है आपको? सबसे पहले तो देखिए, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं रहे। इतने बड़े घटनाक्रम के मामले पे आप विदेश के दौरे पे थे, विदेश के दौरा छोड़ के आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए। तो पहले आश्चर्यजनक स्थिति है, आप बिहार के दौरे पे हो सकता है, सर्वदलीय बैठक में नहीं होते हैं। उसके बाद जो हम लोगों को एक्शन दिखाई दे रहा है, वो एक्शन बिल्कुल ऐसे है जो कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई, 5 कार्रवाई करेंगे। उन 5 कार्रवाइयों का एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है उसका? वो कोई रिजल्ट और कोई परिणाम दिखाने वाली कोई कार्रवाई की घोषणा भी आपने नहीं की है इस समय। तो 22 अप्रैल से लेकर अभी तक 27 अप्रैल तक हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें घटनाक्रम एक काफी बड़ी घटी है। सुरक्षा चूक, जो सुरक्षा चूक का मामला उस दिन किसी तरह से जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे सर्वदलीय बैठक के बाद जो किरण रिजिजू कर रहे थे, किरण रिजिजू ने अपना ही जो वीडियो डाला है उसमें से सुरक्षा चूक वाला वीडियो काट के जो है कि अपने एक्स पे पोस्ट किया है राजीव जी। तो आप सोच के देखिए कि वो बोला भी किस भारी मन से, यानी सुरक्षा चूक मानने के लिए आंतरिक तौर पर क्या ये लोग तैयार भी है या तैयार नहीं, क्योंकि वो जगह पे सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम, मैंने बोला कि 370 से पहले भी है, 370 के बाद भी हमने देखे हैं। और उस जगह पे उस दिन कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं होना, ये सुरक्षा में कोई छोटी मोटी चूक की घटनाक्रम नहीं है। वहां पे आपको आप ये कह देना कि पर्यटक वहां नहीं पहुंचे, तमाम तरह से आंकड़े जुटाने के पास सरकार के पास स्रोत है। राजीव जी, आप भी गए थे, आपको याद है न्याय यात्रा के, भारत जोड़ो यात्रा जब समाप्ति की स्थिति थी, तब आप और प्रशांत जी, आप लोग दोनों के दोनों श्रीनगर गए हुए थे। आपने वहां के पूरे सुरक्षा ढांचे को आप लोगों ने भी देखा, एयरपोर्ट से लेकर तमाम जगह जहां पे भी आप गए होंगे। पहलगांव तक में वो चीजें काफी कठोर दिखाई देती हैं। तो मुझे अभी तक स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उस दिन ये चीजें कैसे हुई। और देखिए, अगर आसपास के जो तमाम जो जगह है जहां पे कि हेलीपैड बने हुए हैं सुरक्षा कर्मियों के, चाहे बीएसएफ के हेलीपैड हो, सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के, इनके हेलीपैड हो, उस जगह पर 10 से 15 मिनट में पहुंचा जा सकता था। तो आखिर ये रिस्पॉन्स टाइम इतना बड़ा क्यों हो गया, इतना लंबा सा समय क्यों दिया गया उन्हें?
ये अभी भी सवालों के घेरे में है। और एक सवाल का घेरा सिंधु जो समझौता 1960 वाला है, 2016 में भी जब उसमें उड़ी का घटनाक्रम हुआ था, तब प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था कि प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं जाएगा। तो सोचिए कि 2016 में उस कमेटी का गठन हुआ, वो कमेटी में आज तक क्या घटनाक्रम हुई उसके बारे में हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। कितना भी आप खोजिए, कोई उसकी कोई सिफारिश हुई, क्या सरकार से सिफारिशें की गई, तो 16 से हम लोग 2025 में पहुंच चुके हैं। और हम लोग को यह भी चीज ध्यान में रखना चाहिए कि इस सरकार के समय में हमारे सीमा की सुरक्षाएं कमजोर हुई है, वो पाकिस्तान के साथ हमें कमजोर दिखाई देती है। आपको याद होगा भारत और नेपाल के बीच में 1950 की मैत्री संधि है राजीव जी, और 1950 के बाद कभी भी गोली सीमा पे पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी ने भारतीय हिस्से में कभी गोली नहीं चलाई थी, लेकिन इनके पीरियड में वहां पर भी गोली चली और एक व्यक्ति मारा गया। भारत नेपाल की स्थिति आप देख लीजिए, नेपाल आज किस तरह से चीन के खेमे में झुका हुआ है, चीन के साथ हम लोगों के तनाव की स्थितियां कैसी हैं। और बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश सोचिए कि जब से बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है राजीव जी, वो अडानी को बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहा है, लेकिन अडानी जी अभी भी गोड्डा में पावर प्लांट है उनका, वहां पर लगातार बिजली का सप्लाई किया जा रहा है बांग्लादेश को। तो इनका बिजली का सप्लाई ना तो बांग्लादेश को बंद हुआ है, ना तो इनकी बिजली की सप्लाई पाकिस्तान को बंद हुई है। और एक आखिरी स्टेटमेंट में खाली कहूंगा, जिसके तरफ प्रशांत जी पहले थोड़ा ले भी गए थे। ट्रंप का बयान काफी खतरनाक है। ट्रंप ने ना केवल 1500 वर्ष पुराना बता दिया, 1500 वर्ष पुराना विवाद बता दिया जम्मू कश्मीर के विवाद को, और साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी घोषणा कर दी राजीव जी कि उनके बहुत ही निकट संबंध है भारत से भी और पाकिस्तान से भी। और आप सोच के देखें कि जो भारत सरकार की अधिकृत नीति होती है, उस हिसाब से उन्हें ट्रंप के बयान का खंडन करना चाहिए। लेकिन चाहे टैरिफ का मामला हो या कोई तमाम गंभीर से गंभीर मामले हो, ट्रंप कैसा भी कुछ भी बयान दे, उस मामले पर भारत सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। जबकि हम लोगों को पता है कि अगर जब आप सिंधु वाला समझौता आप रिजेक्ट करते हैं, तो उसके पीछे गारंटर के रूप में वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड बैंक के पीछे खुद एक तरह से अमेरिका एक बड़ी शक्ति के रूप में है, और ट्रंप का बयान इस रूप में है। तो वो भी कोई 2019 वाली स्थिति सच में दिखाई नहीं दे रही है। कम से कम आपको ट्रंप को कैसे मैनेज करना है, वो भी इनके लिए बड़ी चुनौती की स्थिति है। तो क्या प्रधानमंत्री सन्नाटे में कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं? अगर वो बड़ी रणनीति बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से शानदार रणनीति बनाए, देश सुरक्षित बचे। लेकिन अगर वो चुपचाप सन्नाटे में बिहार और पश्चिम बंगाल की चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं सीमा सुरक्षा के नाम पे, तो ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है राजीव जी। जी, सारे पहलू को यहाँ टटोलने की हम कोशिश कर रहे थे इस कार्यक्रम के जरिए, और देश की सुरक्षा जिनके हाथों में है वो कितने मजबूत हैं या देश को कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी ढंग का तनाव न बढ़े, युद्ध न हो, शांति का माहौल निर्मित हो, यही उम्मीद करते हैं हम। लेकिन अगर पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो उन आतंकवादियों को पकड़ना पहली प्राथमिकता, और उसके बाद पाकिस्तान को मजा चखाना दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम और आप आराम से बेहिचक बिना डरे घूम पाएं, हमारे देश के जो 140 करोड़ लोगों के बारे में प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो निडर होकर बेधड़क कहीं भी आवाजाही कर पाएं, ये सुरक्षा